समुद्रगुप्त के बारे में सबसे ज्यादा किससे हम लोग को पता चलता है? और उसके सिक्कों से, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में सारी घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन उसने अश्वमेध यज्ञ किया था वो सिर्फ सिक्कों से पता चलता है। कौन कौन सा? भीतरी अभिलेख और ताम्रपत्र अभिलेख। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि जैसे प्रयाग प्रशस्ति में उसके सारे घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसका एकमात्र हम लोग को जो मिलता है एविडेंस वो उसके सिक्के से मिलता है, अश्वमेध प्रकार का सिक्का। ठीक है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति ही उसकी प्रशस्ति है। विजय अभियान से लेके उसके बारे में वो प्रशस्ति ही लिखता है। चलिए लिखिए इसमें पहला पॉइंट, इसे लिच्छवी दौहित्र, इसे लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या होता है? लिच्छवी का नाती, यानी ये लिच्छवी का ग्रैंडसन होता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की शैली क्या है? हम शैली पूछ रहे हैं। चंपू शैली में लिखिएगा। इसके बाद इसके काल की प्रमुख जानकारी, इसके काल की प्रमुख जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख कोष्ठ में लिख लीजिएगा, हरिसेन द्वारा लिखित, हरिसेन द्वारा लिखित, यानी इसको कौन लिखा? हरिसेन ने लिखा, से मिलता है, से मिलता है। इसकी शैली चंपू शैली है, चंपू शैली। नेक्स्ट पॉइंट, इसका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। लिखिए इसका राज्य चिन्ह, इसका राज्य चिन्ह गरुड़ था। इससे इसके भागवत धर्म के, भागवत धर्म के अनुयायी होने का साक्ष्य मिलता है, अनुयायी होने का साक्ष्य मिलता है, यानी ये ब्राह्मणिकल रिलीजन को मानता था। इसका एविडेंस इसलिए मिलता है कि ये गरुड़, मतलब जो इसका राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, यानी ये 6 प्रकार का गोल्ड कॉइन्स इशू करता है। ठीक है, 6 प्रकार का स्वर्ण सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, जिसकी जानकारी, जिसकी जानकारी इसके सिक्के से प्राप्त होती है, इसके सिक्के से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन के कहने पर बोधगया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके दौरान में कौन सा बौद्ध विद्वान रहता था? वसुबंधु। लिखिए, इसके दरबार में बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्तर भारत का प्रथम शासक था। यह उत्तर भारत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत तक विजय अभियान किया था। जिसने दक्षिण भारत तक विजय अभियान किया था, परंतु प्रत्यक्ष शासन नहीं किया था। यानी ये नॉर्थ इंडियन पहला राजा रहता है जो दक्षिण भारत में जाके जीत जाता है, लेकिन डायरेक्टली वो शासन नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली शासन करता है। जब आप पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है कि आपको जीत के फिर राजा आपको वापस दे रहा है और आप उसके सामंत के रूप में वहां शासन कीजिए। यानी गरुड़ मुद्रा से अंकित जो फरमान है उस झंडे के नीचे आपको शासन करना होगा। ठीक है, तो ये था कि ये राज्य अनुग्रह की नीति अपनाया। यानी राज्य को जीत लिया लेकिन आपको दे दिया कि आप शासन कीजिए, आप हमको मंथली टैक्स के रूप में देते रहिए, आप आराम से शासन कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहता है दक्षिण भारत के राज्य, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये कभी वहां शासन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। 100 युद्धों का विजेता, आप समझ सकते हैं 100 युद्ध ये जीत गया है, विजेता माना जाता है। V.A. स्मिथ ने क्या कहा इसे भारत का नेपोलियन करार दिया था। इसे भारत का नेपोलियन करार दिया था। जबकि देखिए ये नामकरण बिल्कुल गलत था। अगर नेपोलियन को समुद्रगुप्त से तुलना किया जाता तो वो अच्छा होता, क्योंकि नेपोलियन मॉडर्न हिस्ट्री में आके आता है और ये उस समय रहता है जब इस समय नेपोलियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन चूंकि विदेशी इतिहासकार हैं तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ अच्छा होता है वो विदेश से उसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त को इतिहास में हम कविराज के नाम से
जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उस काल की राज्यकृत भाषा क्या थी? संस्कृत। लिख लीजिए, गुप्त काल की राज्यकृत भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्ता देवी मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। लिखिएगा पहला पॉइंट, 375 से 380 यानी 375 से 380 ईस्वी तक कौन शासन करता है? रामगुप्त का शासन था। 375 से 380 ईस्वी तक रामगुप्त का शासन था, जिसके समय शकों का आक्रमण हुआ था। शकों का आक्रमण हुआ था, जिससे रामगुप्त की पराजय हुई। पराजय हुई तो छोड़ के भाग गया, नहीं पराजय हो गया। तो भागना तो है ही है, तो पराजय नहीं हो गया। आप बिना लड़े अगर भाग गए तो जाहिर सी बात है पराजय हो गया। युद्ध में अगर आप पीठ दिखा दिए, इसका मतलब आपका पराजय हो गया। पहले के राजा होते थे कि अगर युद्ध में दूसरा राजा पीठ दिखा दिया तो उसको छोड़ देते, जाओ भागो। लेकिन जब मेडाइवल में आइएगा तो पीठ दिखा के भागिएगा तो भी पीछे से मार देगा आपको। पहले नहीं, पहले अगर भाग गए, पराजित होकर भाग गए तो आपको छोड़ देगा। जब पराजय हो गया, यानी वो लोग जानते थे कि पराजित हो गया, यानी वो पराजय और मृत्यु दोनों समान होते थे। ठीक है। तो हम तो किस कल्चर की बात कर रहे हैं? अभी तो हम इंडियन कल्चर ही पढ़ रहे हैं ना। विदेशी लोग आया और उसके बाद जो मेडाइवल में जितने भी अटैक हुए, उसमें हारने पे अगर राजा अगर हार के भाग रहा है तो उसको पकड़ के मार देगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, अगर राजा पराजित हो गया तो उसको पकड़ भी लिया तो भी उसको जल्दी नहीं मारेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक की हत्या कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक की हत्या कर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया तथा स्वयं को शासक घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल का प्रमुख अभिलेख मथुरा अभिलेख है।
जो 61वें 61 61वें गुप्त संवत में 61वें गुप्त संवत में लिखा गया है, यानी उसका डेट क्या हो जाएगा? 61वें गुप्त संवत में लिखा गया, यानी उसका डेट शक संवत नहीं, जो डेट आता है शक संवत विक्रम संवत छोड़ दो, डेट्स क्या आएंगे? हाँ, 381 43 61 वर्ष जोड़ दोगे, 319 में होता है, 61 जोड़ दोगे तो 380 ही ना रहेगा। क्या हो गया? माइनस कर दिए। जब आप जान रहे हैं कि ये आपको खुल के बताएं कि गुप्त संवत है 61, यानी 61 गुप्त संवत, तो जाहिर सी बात है कि 319 में गुप्त संवत की, अभी कल ही लिखवाएं इस चीज को कि 19-20 मत जाओ, 319 गुप्त संवत की शुरुआत होती है, तो 81 जोड़ रहे हैं। कल हम लिखाए थे ना कि जो डेटिंग्स छोड़ दीजिए, जो गुप्त संवत की शुरुआत जो है वो 319 से है, तो जाहिर सी बात है कि 61 अगर जोड़ दिया जाए, कोष्ट में लिख लीजिएगा 380 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने शकों को पराजित करने के लिए, इसने शकों को पराजित करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। नेक्स्ट पॉइंट, शकों को पराजित कर, शकों को पराजित कर विक्रमादित्य ने सकरी ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा सकारी, ये भी मिलता है वर्ड और ये भी वर्ड मिलता है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुछ किताबों में ये वर्ड मिलता है, कुछ किताबों में ये वर्ड मिलता है, इसलिए दोनों ऑब्लिक करके लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है? सकारी की उपाधि धारण की उपाधि धारण की नेक्स्ट पॉइंट, इसके दरबार में 9 महान विभूतियां, इसके दरबार में 9 महान विभूतियां जिसे नवरत्न कहा जाता है, जिसे नवरत्न कहा जाता है, उपस्थित थे। हाइपन देके नवरत्न लिख लीजिए, कौन कौन थे नवरत्न में? कालिदास,
धन्वंतरी, कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, छपनक, अमर सिंह, अमर सिंह, शंकु, 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 बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, घट करपर, घट करपर, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर एवं वरुचि, वरुचि। नेक्स्ट पॉइंट, 399 एडी में, 399 ईस्वी में महान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। महान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसकी रचना फूको की, नहीं लिख पाओगे, फूको की, फूको की में विस्तार से भारत का वर्णन मिलता है, विस्तार से भारत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म में, भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए, आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कुमारगुप्त प्रथम। लिखिएगा, इसके काल की सबसे प्रमुख घटना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी, जहां महायान संप्रदाय की
शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ था जो कि असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारगुप्त प्रथम ने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली का सिक्का चलाया था। मयूर शैली का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल, सिक्का चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारगुप्त प्रथम के 623 सिक्के के ढेर अरे ढेर नहीं समझते हो, एक जगह बल्क में जहां रखा हुआ रहे ढेर। राजस्थान के बयाना नामक स्थान से, इंग्लिश में होड़ लिख देना, इसको होड़ होगा। बयाना नामक स्थान से, राजस्थान के बयाना नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे स्कंदगुप्त। इसने हूण आक्रमण को असफल किया। इसने हूण आक्रमण को असफल किया। इसी के काल में शुंगों, कोष में लिख लेना शुंगों, बगल में लिखना पुष्य मित्रों का भी विद्रोह हुआ था। हाँ, ये वो पुष्यमित्र शुंग नहीं है, ये बाद में आते हैं। फिर शुंगों का ही ये चलता है डायनेस्टी, और उनका नाम भी हम लोग को पुष्यमित्र ही मिलता है, लेकिन वो पुष्यमित्र नहीं है जो बृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर अपना आधिपत्य करता है। ठीक है, यह बौद्ध मतावलंबी था, यानी ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध का फॉलोअर था। नेक्स्ट पॉइंट, वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है।
विष्णुगुप्त है। कोष्ठ में लिख लीजिएगा अन्य स्रोतों में, कोष्ठ में लिखिए अन्य स्रोतों में रामगुप्त द्वितीय, अन्य स्रोतों में रामगुप्त द्वितीय, यानी इसका शासक विष्णुगुप्त है, लेकिन कुछ कुछ स्रोतों में इसके अंतिम शासक के रूप में रामगुप्त द्वितीय का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों को बता दिए। अगर जहां जो मिल रहा है वो मारिए आराम से। ठीक है, अब ऐसे दोनों देगा ही नहीं। इतना क्वेश्चन सेट करने वाला जितना बेवकूफ समझ रहे उतना नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना तो समझ सकता है। ठीक है, ह्यूमन एरर हो जाए अलग चीज है, लेकिन वो इस टाइप का बेवकूफी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही आंसर सही है। आप कोई भी आंसर मारिएगा तो दोनों सही है, क्योंकि कुछ स्रोत हमारा बता रहा है कि रामगुप्त द्वितीय है, कुछ कह रहा है विष्णुगुप्त है, तो गलत कहाँ है? दोनों ही सही है। तो अगर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो दोनों दे ही नहीं सकता, नहीं तो फिर देगा उसी शर्त पर जब एक से अधिक वाला जो ऑप्शन आता है तो देगा, क्यों नहीं देगा? ठीक है, अब कुछ इसमें बुद्ध में, ये गुप्त में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 8-10 पॉइंट लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। हाँ, मतलब वही, बाकी तो ये जो राजा वाइज हम लिखा दिए, अब कुछ लिख लीजिए, जैसे कुछ कुछ लिटरेचर है उसका भी जिक्र करना जरूरी है। भले बिहार स्पेशल में थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, वो इतिहास में आपको काम आ जाए। लिखिएगा, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम कौमा रघुवंशम रघुवंशम कौमा कुमार संभव कुमार संभव कौमा मेघदूत मेघदूत, कहीं कहीं मेघदूतम भी मिलता है। ठीक है, मेघदूत एवं ऋतु संहार ऋतु संहार जैसी पुस्तक की रचना की थी, जैसी पुस्तक की रचना की थी। लिख सकते हो, जितना मुझे ध्यान आया उतना हम लिख लिए। अगर बाय द वे देखिए, ये हमेशा आप याद रखिएगा कि जितना हम लिखाएं सिर्फ उतना ही नहीं होता है पॉइंट्स। देखिए, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा हम उठा के ले आए। और एक चीज हमेशा याद आइए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना हम पॉइंट्स लिखा दिए उसके बाद पॉइंट्स होता ही नहीं है, तो ये गलती। अगर कोई टीचर बोलता है कि नहीं हम कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे पॉइंट्स अभी भी छूटते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसका निचोड़ लेके आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ गुप्त डायनेस्टी पढ़िएगा तो 500-500 पेज की एक एक किताबें हैं, 500 पन्ने में सिर्फ गुप्त डायनेस्टी लिखा हुआ है। अब 500 पन्ने को 5 पेज में कन्वर्ट करने में आप समझ सकते हैं क्या दिक्कत है। 100 पेज को एक में ले आना, जाहिर सी बात है कुछ कुछ पॉइंट छूटेंगे। अगर आप लोग को बार बार हम इसीलिए कहते हैं कि बुक्स देखिए, अगर आपको लगता है कि 1-2 किताब का नाम छूटा है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इसके साथ ये तो रिवीजन करना ही है, इसके साथ आप थॉरो बुक्स जरूर पढ़िए। तोरमान, एक्चुअली हम आपको कहें ना कि देखिए अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में बिहार स्पेशल को लेके चल रहे हैं ना। जब यही इतिहास पढ़ाते हैं ना तो इतना जल्दी गुप्त नहीं खत्म होता, एक क्लास में गुप्त खत्म होगा। हमको ये बता दीजिए, अगर हिस्ट्री अगर आप पढ़िएगा
तो अगर एक क्लास में गुप्त खत्म हो जाए, आप मेरी किताब में भी देखिएगा 231 क्वेश्चन है गुप्त और गुप्तोत्तर से, 131। अगर हम सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो कम से कम 5 क्लास जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन से ज्यादा आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। 50 अगर डिस्कस कर रहे हैं तो 50 25 में 250, 231 क्वेश्चन हम खुद तैयार किए हैं उसमें। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। कालिदास की रचना, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली रचना मानी जाती है, भारत की पहली रचना मानी जाती है, जिसका जिसका सर्वप्रथम जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में, किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यानी इसको पहला माना जाता है कि किसी विदेशी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद से जो ट्रेडिशन चला, हमारे ग्रंथों को विदेशियों ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू किया है। नेक्स्ट पे आइएगा, विष्णु शर्मा की रचना, विष्णु शर्मा की रचना कौन सी रचना है? पंचतंत्र, पंचतंत्र भारत की पहली रचना मानी जाती है, भारत की पहली रचना मानी जाती है, जिसका अनुवाद, जिसका अनुवाद सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार विदेशी भाषाओं में किया गया है, विदेशी भाषाओं में किया गया है। यानी पंचतंत्र आप जितना भाषा सोच सकते हैं उतनी भाषा में इसका ट्रांसलेट किया गया है। इनकी जो कहानी है पंचतंत्र की, उसको लगभग आप देखेंगे तो वह चाहे यूरोपियन कंट्री हो चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, हर कंट्री में इसको ट्रांसलेट करके वो अपने स्टाइल से इस कहानी को इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इन्होंने ही पहली बार, इन्होंने ही पहली बार प्रणाली का प्रतिपादन किया, दशमलव प्रणाली का प्रतिपादन किया। आर्यभट्ट पहली बार इन्होंने वो दशमलव प्रणाली को यूज किया है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम, आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत जैसी, सूर्य सिद्धांत जैसी
पुस्तक की रचना की थी? पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, वाराह मिहिर। वाराह मिहिर। वाराह मिहिर बहुत बड़ा खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका पंच सिद्धांतिका पंच सिद्धांतिका का लघु जातक एवं बृहद जातक, लघु जातक एवं बृहत जातक जैसी पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही ने सार कामंदक, कामंदक ने नीति सार, नीति सार जैसी पुस्तक की रचना की थी। कामंदक ने नीति सार जैसी पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही वान भट्ट ने अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय यानी 8 हार्ट, अष्टांग हृदय जैसी पुस्तक की रचना की। पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट, गुप्त काल में धन्वंतरी, गुप्त काल में धन्वंतरी एवं सुश्रुत जैसे चिकित्सक हुए थे। सुश्रुत, सुश्रुत जैसे चिकित्सक हुए थे। नेक्स्ट, चिकित्सक ये सर्जरी के थे। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त राजा भानुगुप्त के, गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें, एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक है, तो ये गुप्त कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, गुप्तोत्तर वंश। हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो भी हमें लिटरेचर देते गए आप देखे होंगे इसमें सिर्फ रचनाएं ही हम दिए हैं लास्ट में। ये बिहार के हिस्ट्री से इसका कोई ये नहीं है। वानभट्ट हर्ष के समय था, चूंकि यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो जो भी यहाँ पुस्तक है आप देखे होंगे कि सब सिर्फ हम पुस्तकों के बारे में दिए। हम वहाँ आप जब गए होंगे स्कंदगुप्त तक, जो हम उसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त है, वहाँ हम उस गुप्त वंश को खत्म कर दिए थे। उसके बाद से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि देखिए एक जगह जब हम किताबों की चर्चा कर रहे हैं ना तो बहुत सारे, क्योंकि हम उसमें नहीं दे रहे कि वो गुप्त वंश का है, आप लाइन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप लोग को मिसलेनियस पढ़ाने में भी हमको सोचना पड़ रहा है। आपको देखिए, आप लास्ट में अगर आपने सब हम जब लिखा रहे थे तो आप सुने नहीं इस चीज को। हम क्या बोले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जहां तक अगर आपको पढ़ा रहे थे तो स्कंदगुप्त में आके हम खत्म कर दिए गुप्त वंश को। इसके बाद हम इसलिए सारी किताबों को और ये जानकारी देते गए ताकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में ये आते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अब हर्षवर्धन के समय हुआ था तो उसको हम गुप्त में पकड़ के लाएंगे, नहीं लाएंगे। एक्चुअली अब दे रहे हैं, जैसे देखिए अब गुप्तोत्तर आएंगे तो गुप्तोत्तर में बहुत सारे डायनेस्टी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोग को मुख्यतः अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है तो ज्यादातर हम लोग आदित्य सेन पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। उससे ज्यादा हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसकी जो संस्थापक जो रहते हैं मगध में, गुप्तोत्तर वंश के जो संस्थापक वो कृष्णगुप्त रहता है, और हम लोग यहाँ पे आदित्य सेन तक जाके पढ़ लेंगे। बहुत सारी डायनेस्टी इस बीच में हुए हैं, उन डायनेस्टी को हम लोग नहीं पढ़ने आप लोग, क्योंकि आप अपना क्लास भी मत भूलिएगा कि आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स हम इसलिए ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट हो जाएगा, फिर आप ही को बाद में जब पढ़िएगा ना तो कहिएगा कि अच्छा ये पूरा छूट गया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, गुप्तोत्तर यानी पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, गुप्तोत्तर वंश लिखिएगा। उत्तर गुप्त वंश, ठीक है, ऐसे बनाते जाइएगा। इसके उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक, ये दो जगह उत्तर गुप्त वंश रहता है, एक मगध में और दूसरा कहां है, उत्तर गुप्त वंश दूसरा हमको मालवा में मिलता है, ठीक है। एक हो गया मगध, दूसरा मालवा। अब है मगध का संस्थापक, कृष्णगुप्त। अब इस गुप्तोत्तर वंश की जानकारी के स्रोत, एक छोटा हेडिंग डालिएगा, जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत यानी जो इस उत्तर जो गुप्त वंश है उसके जो संस्थापक है कृष्णगुप्त, लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा होता है वो है आदित्य सेन, ठीक है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, आदित्य सेन का अप्सर अभिलेख। अप्सर ये कहां पे है, गया में अप्सर कहां पढ़ लिए हो, हाँ अप्सर पता है नवादा में है। आप लगता है कि ये पढ़ के आए हैं, दृष्टि कौन बोला गया, दृष्टि में पढ़े हो ना। अप्सर पहले गया में था, अब वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अप्सर जो है वो अभी आप फिर से सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में अभी भी गया देखने को मिलता है, जबकि अप्सर जो टेम्पल है वो नवादा में है, ठीक है। कोस्ट में लिख लीजिएगा नवादा।
नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिलेख से प्रथम 8 शासक की जानकारी मिलती है। प्रथम 8 शासक की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, वैद्यनाथ धाम अभिलेख। वैद्यनाथ धाम अभिलेख, हाइफन दे के लिखिएगा, कृष्णगुप्त से आदित्य गुप्त, कृष्णगुप्त से आदित्य गुप्त। नेक्स्ट, शाहपुर अभिलेख, हाँ, कृष्णगुप्त से आदित्य गुप्त। शाहपुर अभिलेख ये कहां पे है? और कहीं कोई गेस कर लो। ये टॉपिक अभी कोई पढ़ के नहीं आया होगा, हम समझ गए। किसी का कोई नहीं, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। शाहपुर, शाहपुर तो हम भी जान रहे हैं शाहपुर होगा, लेकिन कहाँ है? कोस्ट में लिख लो पटना। सोच से परे है। अगर हम भी नहीं पढ़े रहते तो हम भी इसको गेस नहीं कर सकते कि पटना में ही है। कोस्ट में लिख लो पटना, हाइफन दे के लिखो आदित्य सेन, आदित्य सेन। नेक्स्ट पॉइंट, मंदार अभिलेख। हाँ, कहां पे है मंदार? कोस्ट में लिखो भागलपुर। हाइफन दे के लिखो आदित्य सेन, आदित्य सेन। नेक्स्ट पॉइंट, देववर्नारक अभिलेख। देववर्नारक अभिलेख ये कहां है? देववर्नारक, सब बिहार से ही हो ना? देव हम नहीं बोल रहे हैं, देव है वहां पे। सब बिहार से ना? बिहार के बाहर का भी है? आ? कौन बिहार के बाहर का है? आ? पुराना बंगाल तो बिहार का ही था ना। मैंने 1912 से पहले थे यहां, तो फिर आ? तो नेपाल से हो? देववर्नारक अभिलेख, कोस्ट में लिखो आरा, आरा। हाइफन देके लिखो जीवित गुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय। हाँ, इसको कौन खोजा था इस अभिलेख को? हाँ, कनिंघम ही है, लिख लो कनिंघम, और डेट डाल देना कोस्ट में 1880। अंदाज काम हो गया नहीं? 1880। ये हमको जो गुप्तोत्तर वंश है यानी उत्तर गुप्त काल जो है, इसकी जानकारी के इतने स्रोत हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, ये हमको जानकारी के स्रोत हैं, इतने अभिलेख हैं जिससे हम लोग को इस डायनेस्टी के बारे में मिलता है। आप जानते हैं कि अप्सर अभिलेख है, तो इसमें 8 शासकों के बारे में हम लोग को मिलता है। अप्सर टेम्पल नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, और उसकी विशेषता यही है कि वहां पे पूरा रामायणिक पैनल बनाया गया था को में,
स्टको क्या होता है? यानी अनबेक्ड मूर्ति, यानी वो बनेगा लाइम सुर्खी से मिला के, यानी चूना, बालू के कण, ईंट को माने एकदम क्रश करके एकदम महीन बुक दिया जाएगा, वैसे उन सब को मिला के एक मूर्ति बनाई जाती है जो बिना पकाया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आप कभी नालंदा जाइएगा तो वहां पे अभी भी कुछ कुछ स्टको हम लोग को मिल जाते हैं, और नहीं है तो आप जाके म्यूजियम्स में देख सकते हैं स्टको की मूर्ति। वो एक्चुअली 3 मीडियम उन लोगों ने, अगर आप देखेंगे गंधार में सबसे ज्यादा यही 3 मीडियम यूज हुआ था, एक स्टोन, दूसरा टेराकोटा और तीसरा स्टको। ठीक है, वो लाइम सुर्खी और बालू ये सब मिला के बनाया जाता था। अभी भी अगर जो बुद्धिस्ट आते हैं, बौद्ध यहाँ नालंदा जाएंगे, नालंदा में कुछ कुछ स्टको इमेज है, वो नाखून से खुरच के उसको खा जाते हैं। बुद्ध से डायरेक्ट सानिध्य मिलेगा, तो खत्म तो हो ही गया है। देखो एक चीज जान जाओ, रिलीजन में, धार्मिक परिवेश में किंतु नहीं होता है। जैसे अभी एक र्यूमर उड़ा दो कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो कितने लोग जाके कितना लीटर दूध पिला देंगे? हाँ, एक्चुअली वो जानते हैं कि हम बुद्ध के बहुत नजदीक जा रहे हैं। क्यों नहीं हो? पारलौकिक जीवन में आस्था जानते हो? कभी घर में कोई डेथ किया है तो पंडित जी को हम लोग काम क्रिया के दिन जो दान करते हैं वो क्यों करते हैं? किस में? क्यों? जिस दिन जाते बरीड करने, जिस दिन दफनाने जाते, क्या उसमें नहीं रखा जाता है सब चीज? कुछ कुछ वो बनाया जाता है, एक चाली बनाया जाता है, उसमें उनके यूज के लिए रखा जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए देखो बहाना, देखो बहाना ये चीज नहीं है। हम बता रहे हैं परलौकिक जीवन में, तो देखिए हम लोग अभी भी हम लोग दूसरे जीवन की कल्पना, क्योंकि आप अगर मुस्लिम हैं तो इस्लाम ये कहता है कि जिस दिन कयामत की रात आएगी तो सबको अपने हिसाब से उसको मिलेगा फल, तो तब तक लोग कयामत तक वहां वेट करें मिट्टी के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जिस दिन डेथ होती है, अगर वो जला दिया गया तो उसके अगले दिन ही ये कल्पना कर ली जाती है कि उनका पुनर्जन्म हो गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिचुअल्स है और ये परलौकिक जीवन की आस्था है। जैसे अगर जिस दिन जो उनका श्राद्ध हो उस दिन पंडित जी को सारे चीज ऑफर करते हैं। इवन जो 13 दिन का रिचुअल्स होता है ना, आप देखेंगे कि शाम में उन्हीं के पसंद का खाना बनता है जो डेथ किए हैं, और पहला खाना उनको जाकर निकाल के दिया जाता है एक जगह, एक घर के बाहर जाके कहीं उसको रख दिया जाता है कि वो खाएंगे। ठीक है, लास्ट डे जब रिचुअल्स होता है तो पंडित जी को सारे वो सामान दान दिए जाते हैं जो वो यूज करते थे, मतलब उस टाइप के, जैसे पलंग, जो भी जो जैसा सामर्थ्य है वो सब देते हैं। क्यों देते हैं? ये परलौकिक जीवन में आस्था है कि हम यहां इनको देंगे, उनको वहां मिलेगा, भले ये देखने नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर आप इंडस वैली में भी देखिएगा, किसी दिन हम पावर पॉइंट में दिखाएंगे, वहां भी अगर जो लाश दफनाए जाते थे उसके साथ बहुत सारे सामान दफनाए जाते थे। इवन आप देखेंगे कि मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया गया, मिला ना एविडेंस। तो क्यों दफनाया गया था? अगर जब मालिक मर गया तो अगर वहां जाएगा मालिक तो उसको भी तो कुत्ता चाहिए, दफना दो, वहां मिल जाएगा उसको। ऐसा देखो, हम बोले ना कि रिलीजन में कोई किंतु परंतु नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जैसे हम आपको सती प्रथा ही बता रहे थे उस दिन, तो सती प्रथा हमारा क्या था? अगर जो यहां जिसके हस्बैंड डेथ कर गए वो सोचती है कि हम क्यों रहें, हम भी चले जाएंगे उनके साथ ऊपर। तो क्या मालिक का, अगर कुत्ते का मालिक मर जा रहा है तो क्या कुत्ते को प्रेम नहीं है अपने मालिक से? तुम इस चीज को नहीं समझ पाओगे। एक्चुअली देखिए, रिचुअल्स या तो आप प्रेम से करिए या फोर्स ही करिए, रिचुअल्स होते हैं। नहीं, सब लोग तो नहीं मरते थे। तो फिर देखिए, वहां अभी परलौकिक जीवन में आस्था हमारे यहां अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर जो 13 दिन का जो रिचुअल्स बनाया गया, क्यों बनाया गया है? देखिए, पहला दिन बहुत रोएगा, उसके बाद देखिएगा 13वां दिन आते आते घर में हंसी खुशी वापस आ जाता है। आप देखेंगे भले कितना भी रहे दुख, लेकिन 13वां दिन होते होते, क्योंकि वो रिचुअल्स उसी तरह से बनाए गए हैं
कि आप दिनचर्या में अपने आप को ढाल लीजिए और आप उस इंसान को भूल जाए, क्योंकि जो भी आया है ये शाश्वत सत्य है कि जो इस धरातल पे आया है, जिसने इस नश्वर शरीर को धारण किया है, उसको मरना तय है, यानी मृत्यु अटल है, यानी जो आया है उसको जाना है, चाहे वो किसी रिलीजन में है। लेकिन अब देखिए मुस्लिमों में क्या है कि उनको दफना के इंतजार करेंगे कि कयामत की जब रात आएगी तो जो जैसा कर्म किया रहेगा उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा। अगर जिन्होंने गंदे कर्म किए उनको जो दोजक मिलेगा, और जो अच्छे कर्म किए हैं उनको जन्नत मिलेगा। नहीं तो अंदर में होता, लेकिन मिलेगा उसी समय ना, रिवार्ड तो उसी समय मिलना है। कुछ नहीं स्टार्ट होता है वो मिलता है उसी दिन है, लेकिन ऐसा अभी कयामत की रात आई नहीं है तो पता कैसे चलेगा। अब देखें जाके, हम भी रिचुअल्स की बात करें। चलो लिखो आगे। नेक्स्ट, कृष्णगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णगुप्त। नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। देववर्णारक, देववर्णारक की खोज। सब में मत लिख देना कनिंघम। कृष्णगुप्त असंख्य शत्रुओं का विजेता, असंख्य शत्रुओं का विजेता माना जाता है। इसे नृप, नृप या जद्रिंस, जद्रिंस भी कहा जाता है। कहां पटक रहा है? कहा जाता है। ज्यादा नहीं है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, परेशान मत हो। हम लोग अभी जब नहीं पढ़ने का मन करता था पीछे खुरखार शुरू कर दो, अपने आप टीचर समझ जाएगा कि हमको नहीं पढ़ाना है। अब देखो ये टेक्निक, चूंकि देखो अभी भी हम स्टूडेंट लाइफ को जीते हैं, इसीलिए तुम लोग और मेरे में यही अंतर है ना कि थोड़ा सा सोच अभी आपकी जहां तक है वो हम अभी झेल के आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी वही काम करते हैं। अगर नहीं पढ़ना है ना, अगर आगे पढ़ाने लगे तो पीछे हल्ला करने लगो, अपने आप टीचर समझ जाएगा कि अब हमको नहीं पढ़ाना है। देखो तो ये स्टूडेंट वाला गुण नहीं है। कभी अगर सफाई देने लगो वो स्टूडेंट का गुण नहीं होता है। जब तक कि पनिशमेंट की बारी नहीं आ जाए हम सफाई नहीं देंगे, समझ गए। तो देखो हम भी स्टूडेंट लाइफ ही जीते हैं। कभी तुमको लगा हम अभी भी, चलो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाते हैं अलग चीज है, लेकिन हम हमेशा स्टूडेंट लाइफ जीते हैं। हम उसी स्टूडेंट लाइफ को, चूंकि देखो स्टूडेंट लाइफ कोई लाइफ नहीं होता, रियलिटी बता रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी में हैं, बीच में इसीलिए रहते हैं ना कि एक तो रहेगा कि जिंदगी भर जवान रहेंगे। स्टूडेंट के साथ रहने का एक तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि, और एक्टिविटीज देखो अच्छा इसलिए लगता है कि सेम गलती तो हम भी करके आए हैं ना, बस अंतर यही है कि कुछ सालों पहले हम उधर थे अब इधर हैं। इसीलिए जब बच्चा हमारे यहाँ जब कुछ कहेगा ना यूनिवर्सिटी में, तो हमने बाबू कहा है किसको तुम उल्लू बना रहे हो, तो हंसने लगेगा, बोले सर आपको पता है हमने वही चीज करके कुछ साल पहले हम भी वही काम किए थे जो तुम अभी कर रहे हो। तो देखो हमको इस चीज का बुरा भी नहीं मानते। और एक चीज हमेशा बता रहे, स्टूडेंट हो जब तक पनिशमेंट की बारी नहीं आएगी हम सफाई नहीं देंगे। सफाई देने पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको गलत मान लिया जाता है। कहीं भी आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कभी गलती हो गई तो ठीक है अपोलाइज कर दिए, माफी मांग ली, सॉरी गलती हो गई, लेकिन अब सॉरी के बाद अब उसको मत सफाई देने लगो कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो आप गलत हैं। ये चीज आपको लाइफ के लिए बता रहे हैं कि जैसे अभी आप एक्सेप्ट कर लिए कि गलती से क्यों करना, हो गया बात खत्म हो गया। कभी भी सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब सॉरी के बाद उसको इलेबोरेट मत करो, क्योंकि उससे आप गिल्टी हो जाएंगे। हम कभी नहीं सॉरी बोलने जाते हैं, हो गया अगले को। देखो एक मेरा सिद्धांत मान लो, अगला क्या मेरे बारे में सोच रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोच के हमेशा चलोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई कहता होगा बेकार है, बेकार है, अपने घर रहेगा बोल के, मेरे सेहत पे कोई असर पड़ेगा तो फिर, इसलिए सफाई नहीं। हमारे स्टूडेंट हो ना, हमारे जैसे बनो, सफाई नहीं देंगे, गलत कर भी देंगे सफाई नहीं देंगे। एक कहानी सुना रहे तुमको, एक बार ट्रेन में हम लोग का झगड़ा हो गया। एक्चुअली हमारा जो बैच था 9/11, जब दिल्ली में पढ़ते थे तो आतंकवादी बैच घोषित कर दिया गया था डायरेक्टर की तरफ से, ठीक है। तो हम लोग गए, जा रहे थे वहां कर्नाटका जा रहे, बेंगलोर जा रहे थे हम लोग, मैसूर टूर पे हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग का होता था ना कि जब तक अगर झगड़ा नहीं हो तो हम लोग का टूर सफल नहीं होता था। क्या हुआ कि हम लोग के साथ 2 लड़कियां थी और बाकी 4 बच्चों का एक अलग जगह टिकट था, हम लोग का अलग था। क्या हुआ कि एक फैमिली उन लोग से उलझ गई, तो ये लोग कुछ बोला, तो चूंकि 2 उसमें उड़ीसा के थे, बेचारा बहुत सीधा था, वो लोग भाई गाली गलौज कर दिया, ठीक है। तो वो बेचारा फोन किया रोते रोते कि देखो ना ऐसे ऐसे कर दिया। तो हम लोग उतरे बयाना में, राजस्थान के बयाना में उतरे, और 8 बोगी हम लोग आगे थे, दौड़ते हुए उसके बोगी में पहुंचे। कौन था? बस दे दनादन उसी समय, ठीक है। अब क्या हुआ कि पूरी मारपीट हम लोगों ने कर ली। तो जो लेडीज उन लोग के साथ थी वो लोग बहुत एक्सपर्ट, पट से एक लेडी अपना चश्मा तोड़ के फेंक दी, और हम भी मारे बहुत थे क्योंकि हम भी मारने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, चश्मा तोड़ के फेंक दी, पुलिस आ गया। क्योंकि हम लोग इतना निश्चिंत थे कि आई कार्ड भारत सरकार का है और जो हम लोग को लेके गया है बचाएगा वही। तो हमको पुलिस आई, हम तो ऐसे खड़े हो गए, मारने के बाद ऐसे खड़े हैं। अब जो हमारा बैचमेट था, भी एसडीएम है उड़ीसा में, तो वो देख के भी हंस रहा है, हम ऐसे खड़े हैं। पुलिस आ गई तो हम भागे नहीं, क्योंकि 2 लोग भागे, एक हरियाणा से था और एक महाराष्ट्र से था, वो भागा, वो दोनों को पकड़ लिया। हम चुपचाप बिना कोई इमोशनलेस खड़े हैं। तुम क्या कर रहे हो? हम देख रहे हैं। अब बता रहे हैं, पुलिस बोला कि क्या कर रहे हो? हम देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि कोई ऐसा है, एक उसमें लड़का बोल रहा है कि कोई ऐसा है, बहुत मारा है पेट में मुझे, मारे तो हम ही थे। उसके बाद अब जो मेरा फ्रेंड लोग है वो भी जान रहा है कि मारा तो यही है सबसे ज्यादा। क्योंकि हम लोग का क्या होता था, हाथ में खुजली होता था टूर में कि किसी को मार दो, क्योंकि हम लोग रहते थे 12 को ना, और 12 लड़का 2 लड़की थे। हम लोग कोई किसी को पसंद नहीं करता था, लेकिन रहता सब साथ में था। अगर किसी से उलझ गए ना, वो 12 तुम पे टूट पड़ेगा। ये हम लोग में एक यूनिटी थी कि हम लोग कहते थे कि कोई किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन जब झगड़ा करने की बारी आएगी ना, सब एक था। पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है। तो हम भी पीछे पीछे गए, तो पता चला कि जो हम लोग के जो वहां पे ले जा रहे थे उनको बुलाया गया। वो बोले कि बच्चे भारत सरकार के बच्चे हैं ये, वो बेचारा बहुत रिक्वेस्ट किया। उनका नाम था लाल सिंह ममानी, वो हरियाणा के थे। बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन पुलिस तो जानते हो पकड़ लेती, तो बोला ना 500 रुपया लगेगा। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि पैसा है तुम लोग के पास? हम लोग जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत होता है? हो 1 रुपया नहीं निकाले, बेचारा पैसा वो दिया, बोला कि तुम लोग पैसा दे दोगे ना? तो हाँ सर पैसा दे देंगे। बेचारे दोनों को हम लोग छुड़वा लिए। जब पुलिस चली गई तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो बोले मेरा पैसा। मैंने कौन सा पैसा? तो स्टूडेंट ये होता है, अगले दिन रात में एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको 500 रुपया एक एक करके वसूल के दे देंगे। जैसे आप पहुंच गए, कौन सा पैसा? बेचारा माथा पटक के कर रहा है कि ये लोग पैसा तो देगा नहीं। हम लोग पैसा कहाँ है सर? हम लोग के पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, आप अगर है पैसा तो दे दीजिए। तो बोले जहर खा लोगे? हमने नहीं, ब्रांडेड मंगाएंगे कि मरे नहीं हम लोग। तो देखो ये चीज होता है स्टूडेंट लाइफ में, कभी भी हम गलती कर भी दिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों करें? हम इस मामले में देखो, हम अपने कॉलेज लाइफ को बहुत इंजॉय किया, इवन अभी टीचिंग लाइन को भी बहुत इंजॉय। एक बार टूर लेके गए अभी बराबर 34 बच्चों को लेके ट्रेन से गए। ट्रेन में एक बोगी हम लोग अपना जनरल वाला रिजर्व कर लिए, उसमें किसी को आना नहीं है। पूरा धमाल हुआ, लग रहा था कि कहां से सब आदि मानव आया हुआ है, उस टाइप से हरकत सब कर रहा था। हम लोग भी इंजॉय करते। उधर से आते समय कुछ लोग हमसे उलझ गए हम लोग से। तो ये घटना घटी मसौढ़ी से पीछे ही। अभी लोग तो झगड़ा करने के लिए मेरे स्टूडेंट लोग तैयार हुए कि सर मारेंगे। हमने कहा रुक जा, मौका देंगे तुम लोग को, क्योंकि मुझे पता है कि इधर झगड़ा करेंगे तो हम लोग पिटाएंगे। हमको पता है कि कहां झगड़ा करने के बाद हम लोग नहीं पिटाएंगे। जैसे परसा से ट्रेन खुली, हम बोले कि मारो अब तुम लोग। और वहां तय यही था कि उतरने के बाद सारे लोग बिखर जाएंगे। वहां न्यूज में फ्लैश हो रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मारपीट किया। हम लोग भी देख रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है, बहुत मारे हम लोग, और सब बाहर निकल के फिर एक हो गए। कैसे धरा जाएगा बाबू? 34 को हम लोग थे। अगर जो मारपीट करने वाला 5-6 लोग था, हम लोग 34 लोग थे।
और 34 लोग में लगभग 12-14 लड़कियां थी। और एक प्लस पॉइंट होता है ना कि अगर जितना होगा ना तो कह देगा भाई छेड़खानी कर रहा था, तो और पीटेगा, लोगों पीटेगा उसको। तो प्लस पॉइंट होता है ना, मारपीट करके चले आए। हम लोग क्या, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, हम आपको पहले भी बताए हैं कि युद्ध कब किया जाता है, सबसे पहले अगले की शक्ति को कंसीडर किया जाता है कि वो हमसे बड़ा माने मजबूत है या कमजोर है। अगर वो हमसे मजबूत है तो हम क्यों लड़ने जाएं, अगर हमसे कमजोर है तो फिर हाथ साफ करने में क्यों हम पीछे हटें। समझ गए, ये चीज होता है। अगर कमजोर, देखो हमेशा होता है कि जुल्म किस पे होता है, कमजोरों पे। तो हम लोग 34 लोग थे, अगर वो 6 लोग मजबूत भी होते तो वो 6 हाथ उठाते ना। वो अगर 6 लोगों में 12 हाथ उठता, हम लोग का 34 दूनी 68 हाथ उठता। तो क्यों लड़कियां मारने में कम मारी क्या? तो अरे सबको सबको बोला सर हम भी मारे, उन्हें मारो तुम लोग भी। अरे कम से कम अभी तक कोई नहीं, एक लड़की इतनी ग्रेजुएशन की थी, मुझे लग रहा बहुत बच्ची थी, 16-17 साल उम्र थी, बोली ना कि सर हम आज तक किसी को नहीं मारे, तो जाके तू भी एक जप्पल मार लो। उसके लिए हंसी इसलिए आ रहा था, वो एक आदमी को गई मारने तो उसे पहुंची नहीं, इतने पे ही रह गई, सीट पे खड़े होकर मारी लेकिन मार के आई। आ? क्यों नहीं बनाएंगे? एक चीज, अगर कोई आपको परेशान करे तो देखिए, अगर सहने वाला भी दोषी होता है, हम कब तक करें, अगली बार से कभी वो किसी से नहीं उलझेगा वो लोग। और चूंकि पटना गया लाइन में बहुत ये सब चीजें होता है, चूंकि वो लोग अपने एरिया में बहुत स्ट्रांग हैं। जैसे हम लोग वही मसौड़ी से पहले बच जाते हैं तो पता चलता है कि मसौड़ी आते आते हम 34 पिटा जाते हैं। लेकिन हम लोग को पता था कि परसा के बाद जो स्टेशन आएगा वो पटना है, और चूंकि पटना में हम लोग स्ट्रांग है, हॉस्टल वाले हैं हम लोग, अरे एक फोन जाएगा तो 200 बच्चा आएगा हम लोग के हेल्प के लिए। तो फिर ये हमको पता था, तो हम अपना वीक जोन में काहे के लिए लड़ने जाए? वही दिक्कत नहीं है। ऑन कैमरा देखो ये कहानियां बताई जा रही है, ऑन कैमरा क्या हो जाएगा? हाँ? कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जीवित गुप्त प्रथम को समुद्र समुद्र तट से हिमालय तक का विजेता माना जाता है। सोच लो ये कितना बड़ा चीज लिखता है, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन ये लिख देता है, मतलब जो इंस्क्राइब्ड किया हुआ है कि वहां से वहां तक, समझ सकते हो, समुद्र तट से लेकर हिमालय तक, यानी संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज कर रहा है। ऐसा कुछ तो इतना बड़ा हुआ नहीं था, लेकिन लिटरेचर में हम लोग को जो मिल रहा है, इंस्क्रिप्शंस में मिल रहा है, उसके आधार पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, कुमार गुप्त द्वितीय ने मौखरी वंश को पराजित किया। हाँ, मौखरी मौखरी नेक्स्ट, तो वही वंश उस समय जो डायनेस्टी शासन कर रहा है, अगर राजा पराजित हुआ तो वंश पराजित होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अभी का नहीं है, उस समय क्या था कि अगर राजा पराजित हो गया यानी वंश पराजित हो गया। ठीक, जैसे आप देखें मौर्य वंश का एक राजा मराता है बृहद्रथ, उसके साथ कोई मारा जाता है नहीं, लेकिन वो पूरा वंश खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, माधव गुप्त हर्षवर्धन माधव गुप्त हर्षवर्धन का प्रतिनिधि बना। हर्षवर्धन का प्रतिनिधि बना जिसकी मदद से हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया।
हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, आदित्य सेन ने क्या, तो पराजित हुआ था ना, उसी के मदद से, अगर वो नहीं मिलता तो शशांक पराजित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आदित्य सेन ने सर्वप्रथम तिब्बतियों को पराजित किया, तिब्बतियों को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट, बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया। नेक्स्ट, परम भट्टारक, परम भट्टारक कौमा महाराजाधिराज कौमा परम भागवत कौमा पृथ्वीपति आदि की उपाधि ली। महाराजाधिराज, परम भागवत, पृथ्वीपति आदि की उपाधि ली, यानी इतना उपाधि वो धारण किया। ठीक है, तो ये गुप्तोत्तर हुआ बिहार का। इसके बाद हम लोग का जो नया टॉपिक होगा वो है जैन धर्म। हाँ, क्योंकि हम छोड़ दिए थे बौद्ध एंड जैन, छोड़ दिए थे हम, चूंकि जब मगध पढ़ाने लगे तो हम डायरेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम लोग को बौद्ध और जैन पढ़ना है, तो पहले हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद बौद्ध धर्म। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मतलब है, ये हम आपको पहले ही बताए हुए, अभी बहुत इसमें टॉपिक बाकी है, इसीलिए हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें आपकी छूटते जाएंगी, इसलिए उसमें हतोत्साहित नहीं होना है। ये नहीं कि अब सोचना है कि ये टॉपिक छूट गया, नहीं, हम लोग सिर्फ बिहार पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इसलिए। तो चलो मिलते हैं कल। और ये जो सोच रहे हो पटना यूनिवर्सिटी से, तो बोले ना, देखो जहां गलत होगा वहां उसका विरोध करना ही है, चाहे आप कहीं से रहिए। वो ट्रेन में ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उन लोगों को पिटाना जरूरी हो गया था, तो जरूरी है तो भाई हम तो उसको पनिशमेंट हम लोग देंगे ही। लेकिन वही है कि हम अभी भी बोलते हैं कि अपने आप को देख लो हम कहाँ सेफ हैं, उसके बाद रिएक्ट करो। अगर आप सेफ नहीं है तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल जैन धर्म आप पढ़ के आइएगा, तब हम लोग कल जैन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग गुप्तोत्तर काल आप नहीं पढ़ के आए थे, याद कैसे नहीं रहेगा। एक बार नहीं, अगर आप ढंग से पढ़िएगा, हम आपको तो पहले ही बोले हैं कि जरूरी नहीं है कि 10 घंटा पढ़िए, अगर आप 2 घंटा भी ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, वही होता है कि ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने की आदत डालिए। तो जैन धर्म में हम लोग मिलते हैं, जैन में देखते हैं कल कितने क्वेश्चंस आप लोग बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग पढ़ के आएंगे। हाँ ठीक है, वो तो याद है, कल पता चलेगा जैन में कितना याद है। भाई थे, भाई थे रामगुप्त, तो वही ना, पहले 5 साल के लिए वो रहता है, वो पराजित हो जाता है, इसके बाद ये आता है और अगले इसको पराजित करके और इसकी पत्नी से वो विवाह कर लेता है। ठीक है।